Hello everyone. Welcome you all for this lecture of computer architecture and organization. I am Priyanka Soni और आज के इस लेक्चर में हम बेसिक लेक्चर है जो इंक्लूड करेगा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे. इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट है जो हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल डिजिटल कंप्यूटर, बिट, computer system, basic terminology, computer architecture, computer organization, computer design, von Neumann architecture, basic organization of computer system. तो ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो आज के हमारे इस लेक्चर में इंक्लूड होंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर है जो कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन का यूज करेगा. इसका मतलब ये किसी भी कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करेगा. ठीक है, वो है डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल मीन्स इट टेक्स लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज. इसमें जो डिस्क्रीट वैल्यूज ही यूज होगी दैट इज 0 to 9. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर का तो एक इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है एम्बेडेड. ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स इसका बहुत ही इजी एग्जाम्पल है. एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का. ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का that is used to perform a specific task, जिसे एक specific task को complete करने के लिए डिजाइन किया जाता है. For example, washing machine, printers, watches, etc. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं डिजिटल कंप्यूटर के. डिजिटल कंप्यूटर का एक बहुत ही एग्जाम्पल है एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो है ENIAC. ENIAC is the first electronic general purpose digital computer. इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इट इज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर. ठीक है, ये डेवलप कब हुआ था? ये डेवलप हुआ था 1940 में. ENIAC was developed in 1940 और ये बेसिकली न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स को कंप्यूट करने के लिए हमने इसे यूज किया था. अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिट. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो नो डाउट हमें एक स्टोरेज यूनिट चाहिए. ठीक है, हमें एक स्टोरेज यूनिट चाहिए जहां पे हम डेटा को स्टोर करेंगे. हमें एक स्टोरेज यूनिट चाहिए जहां पे हम डेटा को स्टोर करेंगे. तो स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट कौन सी है? बिट. स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ डेटा इज बिट. ठीक है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी इंफॉर्मेशन. बाइनरी इंफॉर्मेशन, ये जो भी डेटा को स्टोर करेगा वो हमेशा बाइनरी इंफॉर्मेशन में ही स्टोर होगा. इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ बिट्स से. ठीक है, अगर हमें इंफॉर्मेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रुप ऑफ बिट्स. ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा. ग्रुप ऑफ बिट्स यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ग्रुप ऑफ बिट्स. ठीक है, बाय यूजिंग वेरियस कोडिंग टेक्निक्स. वेरियस कोडिंग टेक्निक्स में से एक टेक्निक है BCD. फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया है बाइनरी नंबर और सेकंड है डेसिमल इक्विवेलेंट. अगर एक नंबर गिवन है 75, ये 75 अगर इनपुट होता है कंप्यूटर सिस्टम में तो ये 75 एनकोड किया जाएगा किसमें? बाइनरी नंबर में. तो 75 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1001011. ठीक है, डेसिमल नंबर इज एनकोडेड इनटू बाइनरी फॉर्म. तो ये होता है बिट. बिट बेसिकली एक स्टोरेज यूनिट है जो डेटा को स्टोर करती है बाइनरी फॉर्म में. अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर की है तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगी?
बाइनरी इंफॉर्मेशन में। तो दिस इज बिट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज। तो एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें ये सारे डिवाइसेस इंटीग्रेट किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस को इंटीग्रेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो इसमें 2 एंटिटीज होती हैं। ठीक है, इसमें 2 एंटिटीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है हार्डवेयर और सेकंड है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं, हार्डवेयर बेसिकली वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फिजिकल एंटिटीज ऑफ द डिवाइस। और सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसे हम डिजाइन करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, इसके भी 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे सिस्टम को मैनेज करेगा। इसका एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली किसी एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये जनरल सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू कंप्यूट एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं एमएस ऑफिस। ठीक है, सो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड डिवाइसेस जिसमें 4 डिवाइसेस कॉमन है, दैट्स इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोर। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर डिजाइन। तो इसकी 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हम इसमें आज कवर करेंगे। सबसे पहला है आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बेसिक डेफिनेशन यही है कि इसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि जो कंप्यूटर में हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे, वो कैसे वर्क को कंप्यूट करेंगे, तो इन सब को मैनेज करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें स्टेट करने होंगे। ठीक है, तो ये सब किसके अंडर होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बेसिक डेफिनेशन है कि हम इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स स्टार्ट करेंगे जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे टू इंटरैक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द कंप्यूटेशन। तो ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है फंक्शनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन को, इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम है तो इसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करेगा कि ये कैसे वर्क करेगा, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको और क्लियर होगा जब मैं आगे एग्जाम्पल लूंगी। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक्सटर्नल व्यू। आर्किटेक्चर और डिजाइन दोनों डिफरेंट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज डिफरेंट एंड कंप्यूटर डिजाइन इज डिफरेंट। आर्किटेक्चर बेसिकली हमें इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइड कराता है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट करेंगे टू परफॉर्म अ कंप्यूटर वर्क। ठीक है, इसे हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कौन कौन से सब पॉइंट्स है जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन यूजर एंटर करेगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। जैसे कि हमने एंटर किया a into b, तो a मल्टीप्लाइड बाय b,
सो इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। अगर हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसका सिंटेक्स यही रहेगा, वेरिएबल ए मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल बी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक रजिस्टर्स एंड देयर रोल्स। स्पेसिफिक रजिस्टर्स में हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के रजिस्टर्स हैं और उनका क्या क्या रोल है। Next is way to perform input-output operation. And the last one is technique of accessing data stored in memory. मेमोरी से हमें कैसे डेटा को रीड करना है, प्लस मेमोरी में हमें कैसे डेटा को राइट करना है। तो ये सारे पॉइंट्स किसमें कवर होंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा क्लियर हुआ। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या था, वो बेसिकली हमें इंस्ट्रक्शन सेट प्रोवाइड कराता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जितने भी हम इसमें पेरिफेरल्स यूज करेंगे, जितने भी हम इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस यूज करेंगे, उन सबका इंटरकनेक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि हमने लिया इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, तो इन सबको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो ये बेसिकली हमें इंटरनल व्यू के साथ डील कराता है, ठीक है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमें एक्सटर्नल व्यू प्रोवाइड कराता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन गिवन है जो दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेगा। अब इसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इससे हमें कैसे पता चलता है, अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये क्या करेगा कि इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे शो होगा, ए इंटू बी, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे शो होगा, ए इंटू बी। और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस इंस्ट्रक्शन को, ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन गिवन है, हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये कौन होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन है तो उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सब किसमें इंक्लूड होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कंप्यूटर डिजाइन। कंप्यूटर डिजाइन बेसिकली ये है कि हमारे पास कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कंप्लीट है, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट है, अब हमें इसे डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। तो डिजाइनर क्या करेगा, इसकी जो हार्डवेयर डिजाइनिंग है कंप्यूटर की वो कैसे होगी, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन। क्या कहते हैं इसे, कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन। फाइनली अब हम हमारे कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, डिजाइनर विल डेवलप द हार्डवेयर ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। डिजाइनर है वो फाइनली अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक हार्डवेयर डिजाइन प्रोवाइड कराएगा। तो तीन टर्म्स थी जो हमने क्लियर की, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर डिजाइन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को अब हम और डिटेल से पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज द फर्स्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। इसने हमें क्या दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम। इसने हमें दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम। सबसे पहले क्या होता था, जैसे कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो यूजर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर से यूजर इंस्ट्रक्शन इनपुट करेगा और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो पहले इंस्ट्रक्शन वाज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, ठीक है, और वहां पे एक ऑपरेटर हमेशा रहेगा हर एक इंस्ट्रक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को अवॉइड करने के लिए वॉन न्यूमैन ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जिसे हम कहते हैं स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन इन 1945। अब हम बात करते हैं बेसिकली स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम होता क्या है। अगर हम बात करें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की, तो इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं हम सबसे पहले कहाँ सेव करेंगे, मेमोरी में सेव करेंगे, ठीक है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसको कहाँ सेव करेंगे,
मेमोरी में सेव करेंगे। प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने से पहले हम सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में सेव करेंगे। उसके बाद जब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है, जब हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तब डेटा जो हमारा मेमोरी में है वो वहां से फेच होगा, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे कि इसमें हमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और फाइनली हमारा जो इंस्ट्रक्शन था वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यूजर ऐसा नहीं है कि यूजर एक इंस्ट्रक्शन इनपुट करेगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा, फिर यूजर सेकंड इंस्ट्रक्शन को इनिशिएट करेगा, फिर वो सेकंड जो उसका है आउटपुट हमें प्रोवाइड कराएगा। नो। सो स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट का यही है कि सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस को एनकोड करना है, उसे मेमोरी में सेव करना है, और जब भी हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच किया जाएगा। उसके बाद उसके लिए जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके वो सिग्नल्स जनरेट होंगे और फाइनली हमारा जो भी ऑपरेशन था वो एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हम इसका डायग्राम देखते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में बेसिकली सीपीयू, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, ये चार जो डिवाइसेस थे वो हमने आपको पहले ही बताए थे। द फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड मेमोरी। आई इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड मेमोरी, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। इनपुट यूनिट जो भी यूजर है वो डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कराएगा, ठीक है। जो भी यूजर है वो अपने डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करवाएगा तो वो कहाँ स्टोर होगा? सीपीयू में, ठीक है। सीपीयू में उसने अगर कुछ भी डेटा या प्रोग्राम को स्टोर कराया है तो वो स्टोर होगा मेमोरी में, सॉरी, ठीक है। डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर होगा। अगर हम बात करते हैं कि डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे और प्रोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं जैसे कि हमने डेटा लिया जो जनरली हम यूज करते हैं, जैसे कि a प्लस p, ठीक है। हमने डेटा लिया है a प्लस b। a प्लस b ये दो वेरिएबल्स हैं जो वैल्यू को स्टोर करेंगे, प्लस एक ऑपरेटर है जो इन दोनों वैल्यूज को क्या करेगा? एडिशन परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन है जो यूजर ने इनपुट किया। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर होगा। अब मेमोरी में स्टोर होगा तो सबसे पहले जब हमारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, जब हमारा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो a और b दोनों वेरिएबल्स को फेच किया जाएगा, इन दोनों ऑपरेंड को फेच किया जाएगा, इनके बीच में जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्लस वो भी हमें यहाँ पे करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। यहाँ पे हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा? इसमें परफॉर्म करेगा कि इन दो ऑपरेंड्स में हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कंट्रोल यूनिट सिग्नल प्रोवाइड कराएगा कि हमें किस सीक्वेंस में इन ऑपरेंड्स को फैच करना है, और फाइनली रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर टेम्पररी कैलकुलेशंस। टेम्पररी कैलकुलेशन को स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर्स का यूज करेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का बेसिक डायग्राम है जिसमें 4 बेसिक पॉइंट हैं जो हमें कवर करने हैं। द फर्स्ट वन इज इनपुट, फिर है प्रोसेसिंग यूनिट, फिर है आउटपुट और फिर है मेमोरी। जब भी कोई यूजर डेटा को एंटर करेगा वो हमेशा मेमोरी में स्टोर होगा। डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ ऑपरेंड्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये सब मेमोरी में स्टोर होगा। उसके बाद मेमोरी से जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी या उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो डेटा को फेच किया जाएगा मेमोरी से। डेटा को फेच किया मेमोरी से, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट है जो कंट्रोल सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करेगा जब इन्हें फैच करेगा वो मेमोरी यूनिट से। उसके बाद इसमें वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करेगा जो भी इसमें गिवन है, और फाइनली जो टेम्पररी कैलकुलेशंस होती है उन्हें स्टोर करने के लिए वो रजिस्टर्स का यूज करेगा।
जब हमारा पूरा एग्जीक्यूशन, पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, फिर वही हमें आउटपुट में गिवन होगा। ठीक है, तो आउटपुट में जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमें आउटपुट यूनिट में डिस्प्ले होगा। सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन डायग्राम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम का, वो क्लियर है कि सबसे पहले हमें सारा का सारा जितना भी इंस्ट्रक्शन है, जितना भी प्रोग्राम है, हमें सबसे पहले उसे मेमोरी में सेव करना है। हमें इनिशियली वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट की वन बाय वन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका जो मेन वर्क है, इसका जो मेन टास्क है वो है एग्जीक्यूशन। ठीक है, मेन टास्क है इसका एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूशन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसमें हमने अभी देखा पीछे, इसमें तीन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। इसमें ये तीन बेसिक पार्ट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक मतलब जितने भी अरिथमेटिक में ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, प्लस माइनस, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, तो ये सारे के सारे परफॉर्म कौन करेगा? अरिथमेटिक यूनिट। लॉजिक यूनिट जैसे कि एंड, और, नॉट, नॉर, एक्सेट्रा, अगर ये ऑपरेशंस हैं तो ये ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करेगा? लॉजिक यूनिट। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होगा? हमारे पास सर्किट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हमारे पास सर्किट अवेलेबल होते हैं, चाहे हमें एडिशन करना हो, चाहे हमें मल्टीप्लिकेशन, चाहे हमें एडिशन करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, चाहे हमें डिवीजन करना हो। ठीक है, इन सब के लिए हमारे पास सर्किट्स अवेलेबल होंगे। उन सर्किट्स में हम डेटा को इनपुट किया जाता है, फिर उनमें प्रोसेसिंग होकर हमें वो आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली क्या करती है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स की। कंट्रोल सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये हमें सिग्नल्स जनरेट कराते हैं। कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स को जनरेट कराती है। जैसे कि हम बात करते हैं टाइमिंग सिग्नल की और कंट्रोल सिग्नल की। अब इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मेमोरी में जब फैच होंगे तो वो किस सीक्वेंस में फैच होंगे? ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल क्या शो करेगा कि हमें इंस्ट्रक्शंस को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास इंस्ट्रक्शन है T1, T2 एंड T3। ठीक है, हमें इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है, ये सब कौन चेक करेगा? टाइमिंग सिग्नल, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा कि हमें रीड और राइट ऑपरेशन किस तरह से ऑपरेट करना है। ठीक है, कैसे हमें रजिस्टर को रीड करना है, कैसे हमें रजिस्टर को राइट करना है, तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल यूनिट दो सिग्नल प्रोवाइड कराता है, टाइमिंग सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल क्या करेगा? हमारे पास जितने भी इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं उन सबको किस ऑर्डर में उसको फैच करना है। ठीक है, और कंट्रोल सिग्नल क्या है? रीड और राइट, उसे रजिस्टर में कैसे वैल्यू राइट करनी है और उसे रजिस्टर से कैसे वैल्यू रीड करनी है। ठीक है, तो ये हमें प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है, रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी है। मेमोरी हम काफी टाइप की मेमोरीज होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं रजिस्टर्स है, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है, जिनमें से रजिस्टर्स है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ये स्टोर करती है टेम्पररी डेटा, जो भी सीपीयू में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा पे जो प्रोसेसिंग होती है वो सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? रजिस्टर्स में।
इसलिए हम इसे कहते हैं ये स्टोर करती है टेम्पररी डेटा। ठीक है, ये इसका स्मॉलेस्ट साइज है, ये इसका स्मॉलेस्ट साइज है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हम इसमें यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं रजिस्टर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स ये होल्ड करता है। इसमें सबसे पहला है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होगा, जिस डेटा को हमें एक्सेस करना है उस डेटा का एड्रेस ये होल्ड करेगा। ठीक है, जिस डेटा को हमें एक्सेस करना है उस डेटा का एड्रेस MAR होल्ड करेगा। अगर हम कहते हैं MAR रजिस्टर, तो ये रजिस्टर क्या होल्ड करता है, मेमोरी लोकेशन ऑफ द डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड। ठीक है, मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड, जिस डेटा को हमें एक्सेस करना है उसका ये मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा। नेक्स्ट है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर मीन्स ऐसा रजिस्टर जो वो डेटा होल्ड करेगा जिसे हमें ट्रांसफर करना है या तो मेमोरी में या फिर हमें उसे ट्रांसफर करना है मेमोरी से। ठीक है, ये होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये क्या होल्ड करेगा, ये डेटा होल्ड करेगा जिसे हमें ट्रांसफर करना है मेमोरी में या फिर हमें उस डेटा को लेना है मेमोरी से। नेक्स्ट है अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर बेसिकली क्या होता है, जिससे हम कुछ अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए जो टेम्पररी डेटा है उसे हम कहाँ स्टोर करेंगे, अक्यूमुलेटर में। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए टेम्पररी डेटा जो हम स्टोर करते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं, अक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो ये होल्ड करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में जैसे कि हमारे पास एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है, अगर बीच में हमें उसे होल्ड करना है तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होगा ना उसका रजिस्टर, उसका एड्रेस ये स्टोर करेगा। जैसे कि हमारे पास ये कुछ प्रोग्राम के सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स गिवन है। अगर हमारा भी एग्जीक्यूशन चल रहा है इंस्ट्रक्शन 2 पे, हमारा इंस्ट्रक्शन 2 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, इंस्ट्रक्शन 3। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें फेच करना है उसका वो एड्रेस है होल्ड करेगा। तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। और लास्ट है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होगा, जो हमारा करंट में जो प्रोसेस हो रहा है डेटा, ठीक है, करंट वाला जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रहा है उसका एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, करंट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस है वो होल्ड करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ये एड्रेस। नेक्स्ट है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर। हमने सबसे पहले आर्किटेक्चर पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ा, दैट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब हम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हमने बताया था कि कैसे हमें पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, इंटरकनेक्ट करना है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द टास्क। तो इसमें हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आती हैं उन्हें हम इंक्लूड करेंगे, प्रोसेसर, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, प्रोसेसर, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को हम कनेक्ट करेंगे किसके थ्रू, बैक प्लेन बस। इट इज बैक। दिस इज बैक प्लेन बस। अब हम करते हैं कंटिन्यू। जैसे कि हमने बहुत सारे पेरिफेरल, ये एल नहीं है, बैक प्लेन बस। जैसे कि हमने बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस लिए हैं, प्रोसेसर, मॉनिटर, मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड कीबोर्ड। सो ऑल दीज डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड वाया बैक प्लेन बस। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, जो क्या इंक्लूड करता है,
पेरिफेरल डिवाइसेस को, और ये सब किसके थ्रू कनेक्ट होंगे? बैक प्लेन बस के थ्रू। तो फर्स्ट है सीपीयू। सीपीयू जो कि हमने पहले ही डिटेल में पढ़ा है, तो अभी हम इसे शॉर्ट में लेंगे। सीपीयू में 3 पार्ट्स है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। एएलयू इट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा। कंट्रोल यूनिट ये नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगा, कब हमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, कब एग्जीक्यूट करना है, कब स्टोर करना है, ठीक है। एंड रजिस्टर इट इज यूज्ड टू स्टोर टेम्पररी डेटा। नाउ नेक्स्ट इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रैम। सीपीयू, जब भी हमारा कोई प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन है तो सीपीयू क्या करेगा? रैम में से डेटा को स्टोर करेगा, डेटा को रीड करेगा, और रैम में डेटा को राइट करेगा, ठीक है। तो सीपीयू एक्सेस मेमोरी लोकेशन रैंडमली टू स्टोर इन्फो और टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन। डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड इट इज एन आउटपुट यूनिट, ठीक है। कीबोर्ड से अगर हमें कोई भी, जैसे कि हमारा डेटा है या इन्फो है, वो हमें इनपुट करेंगे तो ऑब्वियसली हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट होगा, और ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस की। पेरिफेरल डिवाइसेस ये बेसिकली कनेक्ट की जाती है बैक प्लेन बस से, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि जितनी भी हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, चाहे हम बात करते हैं कीबोर्ड की, इनपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस की, इसकी स्टोरेज यूनिट की, तो ये सब किसके थ्रू कनेक्ट होंगे? बैक प्लेन बस के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो इसमें हम बेसिकली दो चीजें पढ़ सकते हैं, एक है इनपुट डिवाइसेस और एक है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसे स्कैनर है, कैमरा है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस जो इंक्लूड करता है प्रिंटर और स्पीकर और एक्सेट्रा। तो पेरिफेरल डिवाइसेस बेसिकली किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं? बैक प्लेन बस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। सीपीयू इनपुट डिवाइसेस से इनपुट कलेक्ट करेगा और आउटपुट डिवाइसेस को वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक प्लेन बस की। अब बैक प्लेन बस, अगर कोई भी डेटा कैरी करना है कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो किसके थ्रू कैरी होगा? बसेस के थ्रू कैरी होगा। बसेस हमेशा सिग्नल्स को कैरी करेगी, ठीक है। तो इन बसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ वायर्स को हम क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ वायर्स को हम क्या कह सकते हैं? बसेस, ठीक है। ग्रुप ऑफ वायर्स को हम बसेस भी कह सकते हैं। ये 3 टाइप्स की है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स, ठीक है। बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स, तो हम इसे कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। Buses are divided into 3 parts, that is control bus, address bus and data bus. It's not data, it's data, ठीक है, data bus। अब हम बात करते हैं कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस बेसिकली सिग्नल्स को कैरी करेगी, ठीक है, टू डिफरेंट यूनिट्स। सिग्नल्स कैरी करती है। एड्रेस बस जो डेटा हमें फेच करना है उस डेटा का वो एड्रेस होल्ड करेगी, और डेटा वायर्स और डेटा बस ये हमारे डेटा को कैरी करेगी, ठीक है। 3 टाइप के हमने वायर्स पढ़े, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो होप सो आपको ये सारे क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम हमारा लेक्चर 2 में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।